अगर जुलाहा बोल के किसी के घर पहुंच जाए तो बोले उसको जूती के पास खड़े करते थे, बाहर खड़े रहे, जूते पर के पास बैठ। ऐसी हमारी हैसियत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम व्यापारी के बाजू में गद्दी पे बैठते हैं। साहब का दौर हो, शेख आसिफ साहब हो या मुफ्ती साहब, इन लोगों ने मालेगांव शहर में कोई प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज, कोई कॉलेज लाया है? एक भी कॉलेज जो लोग लाने में नाकाम रहे। शफीक अहमद, जमील अहमद से लेकर उस्मान गनी तक, ये लोगों का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन वो रिजेक्ट किया और नवीद अख्तर सगीर अहमद का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। अब बात रही नवीद अख्तर सगीर अहमद की, तो उनके खिलाफ अब तक कम से कम 5 CR पेंडिंग है। ये अब तक 5 से 6 FIR उनके खिलाफ में दायर हुई है। एक नवीद अख्तर का और दूसरा नासिर हुसैन का। ये दोनों ने इंटरिम भी मांगा था, दोनों का इंटरिम कोर्ट ने नामंजूर किया। कोर्ट ने दोनों को भी इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया है। और कुछ लोग जो है पैसा भर के बोगस भर्ती करके आवाम का पैसा लूट के लोगों को धोखा देकर जो है वो काम किए। तो हो सकता है यहाँ की यूनिट कभी सुस्त पड़ गई हो, इंशाल्लाह फिर सरकार में होगी, लोग जुड़ेंगे, लोग मिलेंगे, फिर सरगम भी हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली के इलेक्शन हुए, उसके अंदर हमारे शहर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इलेक्शन जीते और उसके अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से मैंने भी उम्मीदवारी किया। ये बात अलग है कि हम लोगों को शहर के लोगों ने, अभी हम लोग नए थे, उन्होंने SDPI को 462 वोट थे। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए 462 वोट। 462 वोट की अहमियत अगर किसी को पूछा जाए तो वो बताएगा कि कितनी अहमियत होती है उसकी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और रहा स्कूल का जो मामला, स्कूलों के अंदर देखो, इलेक्शन के बाद में ना एक माहौल ऐसा बनाया गया कि हारने के बाद एक लीडर पूरे शहर के अंदर ये बोलता है कि मालेगांव के अंदर जितनी भी स्कूलें हैं उस स्कूलों से शहर के अंदर बच्चों को ये बोला गया, प्रचार किया गया और एक उम्मीदवार के लिए वोट मांगी गई। सबसे पहले ये बात शहर के अंदर घुमाई गई। उसके बाद में आया इलेक्शन के बाद में फिर स्कूल के एडमिशन आए। स्कूल के एडमिशन के वक्त क्या हुआ, कुछ स्कूलों के बाहर कुछ यूट्यूब बनाने वाले लोग, मैं यूट्यूबर या पत्रकार नहीं बोलूँगा, कुछ यूट्यूब बनाने वाले प्राइवेट लोग जो सियासी लीडरान की गोद में बैठे हुए, ऐसे लोगों ने जाकर वहाँ पर बैठ दिया स्कूल के बाहर जो है, तो कुछ लोगों को जमा कर स्कूलों को बदनाम करने की साजिश की गई। उस साजिश के अंदर ये कहा गया कि शहर के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर बोगस टीचर भर्ती हुई और इतना पैसा लिया गया, उतना पैसा लिया गया और मैनेजमेंट को उसके अंदर बदनाम किया गया। हो सकता है मैनेजमेंट ने पैसा लिया होगा, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जो सियासी लीडरान हैं मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 50 साल के दौर में, चाहे वो न्याल साहब का दौर हो, चाहे वो शेख रशीद साहब का दौर हो, शेख आसिफ साहब हो या मुफ्ती साहब, इन लोगों ने मालेगांव शहर में कोई प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज, कोई कॉलेज लाया है? एक भी कॉलेज जो लोग लाने में नाकाम रहे। और जो अदारे चल रहे हैं जिनके अंदर हमने तालीम हासिल की, जो लीडर है उन्होंने भी तालीम हासिल की और पूरे शहर की आवाम के बच्चों ने और बड़ों ने वहाँ पर तालीम हासिल की, ऐसे अदारों को बदनाम करने की साजिश एक लीडर की तरफ से की गई। और उस बदनाम करने की साजिश के अंदर हमारे जो MLA साहब हैं उन्होंने असेंबली में जाके उसका अपोज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने असेंबली अजलास में जाकर उसकी SIT की मांग कर ली। मैं बताना चाहता आपको, प्राइमरी स्कूल हमारे शहर के अंदर ये हाल है कि वहाँ पर स्कूलों के अंदर सही ढंग से बच्चों के तारत खाने नहीं है, डेस्क नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई सही इंतज़ाम नहीं है, बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो अदारे चल रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे अदारों को इन्होंने इनके पीछे लग कर बदनाम करने का, और मुफ्ती साहब ने तो SIT की मांग कर डाली, जबकि इन्होंने SIT की मांग नहीं करते हुए इन्होंने अदारों का सपोर्ट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि ये हमारे तालीमी अदारे हैं, यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे सीख के जा रहे हैं।
अगर इनके ऊपर SIT आती है, इंक्वायरी होती है, ये अदारे अगर बंद पड़ते हैं तो होगा नुकसान किसका? हमारी कौम का, हमारे कौम के बच्चों का। ये कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मालेगांव हाई स्कूल की बात बताता हूँ। मालेगांव हाई स्कूल के अंदर शाहीन एकेडमी चल रही है। शाहीन एकेडमी जब नहीं थी यहाँ पर, तो मालेगांव शहर के बच्चे MBBS की नीट की तैयारी करने के लिए औरंगाबाद जाते थे। औरंगाबाद में जाना, वहाँ पर हॉस्टल में रहना, वहाँ पर एडमिशन लेना, इतने अखराजात करने के बाद में वो बच्चे वहाँ से MBBS की तैयारी करके आते थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि शाहीन एकेडमी ने यहाँ पर नीट के क्लासेस चालू की, और उससे फ़ायदा कौन उठा रहा? हमारे शहर के बच्चे उठा रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू के जो धुलिया है, जलगांव है, भुसावल है, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ मालेगांव शहर के जो गैर मुस्लिम बच्चे वो भी आ रहे हैं। और तुम यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से MBBS के हर साल MBBS के कम से कम 20-25 बच्चे निकल रहे हैं। BUMS के अंदर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे, फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे अदारों को टारगेट करना, इनके पीछे लगना, ये शहर के लिए और शहर के आवाम के लिए ये मुनासिब बात नहीं है। SDPI इस चीज़ को आवाम के सामने लाना चाहिए। हमारे शहर में 2 बड़े लीडर, एक मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और एक आसिफ शेख रशीद साहब, एक आलिम और एक तालीम दोस्त। मेरा और हमारी पार्टी का उनसे सवाल है कि शहर के अंदर आप लोगों ने ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल क्यों नहीं बनाया जो फ्री में बच्चों को तालीम दे? अगर आप लोग फ्री में तालीम देने वाले अदारे शुरू करते, स्कूलें शुरू करते, तो किसी भी स्कूल की कोई औकात नहीं है कि वो मैनेजमेंट लोगों से डोनेशन लेकर एडमिशन दे। ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा फेल्योर है कि आप लोगों ने शहर के आवाम के लिए, आप अगर चाहते हो सरकारी स्कूलें जो बंद हो गई है, कुछ स्कूलों को तोड़कर उसमें हॉल बना दिए गए, शादी हॉल। गांधी नगर 13 नंबर स्कूल, उसके अंदर हॉल बनाया गया है। कुछ जगह पे शॉपिंग सेंटर बना दिए, और कुछ स्कूलों को तो इन शादी लीडरान ने बेच दिया। अगर ये लीडर लोग ही अगर सही रहते और आवाम का भला चाहते, तो ये लोग ऐसी स्कूलें शुरू करते जिसके अंदर हमारी आवाम, हमारे बच्चे बगैर फीस भरे हुए तालीम हासिल करते। मैं भी आपको बता दूं, जितना 50 साल दौर इनका, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं करने वाले पर तंज किया जा सकता है और करने वाले की तारीफ की जा सकती है, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमारे औटर के MLA दादा हुसैन साहब, उन्होंने, उनका 20 साल का या 15 साल का दौर है आमदारशिप का। उन्होंने कास्टी के अंदर, मालेगांव से लेकर देहात तक कास्टी, उसके अंदर एक कृषि विद्यालय, कृषि मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी लाया। और अभी वो मालेगांव शहर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज लाना है, चाहते हैं MBBS कॉलेज लाना चाहते हैं। तो जैसे एक MLA वो कर सकता है, तो हमारे शहर के जो मध्य भाग है, मालेगांव शहर के जो सेंट्रल के MLA है, आज के और बाकी के पिछले, इन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? ये सवाल आज मालेगांव शहर की आवाम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और मीडिया इन लीडरान से करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर के अंदर कारपोरेशन के जरिए चलने वाली बहुत ढेर सारी स्कूलें, लगभग 10 से लेकर 20 तक के बीच में इतनी स्कूलें बंद हो गई। और किसके कार्यकाल में बंद हुई? इन्हीं लीडरान के कार्यकाल में बंद हुई। इन लोगों ने उन स्कूलों को क्यों नहीं ध्यान दिया? जो स्कूलें बंद हुई हमारे शहर की, इन स्कूलों का बंद करने का जिम्मेदार कौन है? ये पूरा शहर जानता है कि जिम्मेदार कौन है। यही लीडर है जिन्होंने इस शहर के अंदर राज किया, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो असेंबली के MLA सीट हो। जिम्मेदार यही लोग हैं। इन्हीं की वजह से ये अदारे बंद हुए। SDPI मुतालबा करती है और पूरा शहर इनसे मुतालबा करता है। एक तरफ आलिम और एक तरफ तालीम दोस्त लीडर। मेरा सवाल ही नहीं, शहर का सवाल इनसे है कि जो अदारे बंद हो गए
उनका जिम्मेदार कौन? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो स्कूलों का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है शहर के अंदर सरकारी स्कूलों का, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। रहा जो स्कूलों को इल्ज़ाम लगाए गए हैं या लगे हैं, अगर उन्होंने करप्शन किया है तो सज़ा उनको मिलेगी। हम उनकी तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा सवाल यही लीडरान से कि आप लोगों ने क्या किया। ओके सर, आज सिविल हाई स्कूल मामले में जमानत के लिए कुछ रखा गया था, क्या मामला है? आप सभी जानते हैं कि स्विस स्कूल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड पिछले दिनों हुआ है, जिसमें मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हसन नामी एक टीचर ने स्कूल के चेयरमैन से लेके तो स्कूल के स्टाफ के लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज की थी। और उसमें मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हसन का ये कहना था कि 16/6/2014 को उनका रिक्रूटमेंट स्कूल में करवाया गया। और उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि 2014 में 31 के रोज़ शामनामा के डेली इश्तिहार में एक न्यूज़ आती है कि स्विस स्कूल में 2 लोगों की शिक्षक भर्ती की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुदस्सिर अहमद और उनके साथ दिलदार हुसैन ये दोनों स्कूल में जाकर अपना इंटरव्यू भी देते हैं और वहाँ की रिटन एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं। और उनका बिना अनुदान तत्व के ऊपर उस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट होता है। पर सितंबर 2022 तक उनको एक पैसा भी उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता। उस दरमियान में जब 31 मई 2023 को अब्दुल अजीज़ नामी एक प्रिंसिपल स्कूल से रिटायर होते हैं, तो उनकी जगह पर भर्ती के लिए मुदस्सिर अहमद और दिलदार हुसैन साहब अप्लाई करते हैं। पर उस वक्त उनको ऐसा बताया जाता है कि उस पोस्ट का तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो पोस्ट जो है वो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा हुआ है। बाद में जब उसकी तफसील मिलती है तो ये पता चलता है कि वो जो लेडी है जिसका नाम नज़मा खातून होता है, वो लेडी अंडमान निकोबार की होती है। वो मालेगांव में शादी करके आती है और जो शफीक अहमद जो है, जमील अहमद शफीक अहमद जो उसके मेन चेयरमैन है, वो बताती कि मेरे चाचा है और इन्होंने मेरे यहाँ पर रिक्रूटमेंट करवा दिया है। जबकि ऐसा कोई भी लेटर उनके ज़ुबानी अल्फाजों के अलावा कोई भी ऐसा अथॉरिटी लेटर उनके पास होता नहीं है। उसके बाद में अचानक से 2-3 नोटिस मिलने के बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से और औरंगाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से जब नोटिस उनको इशू होती है, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली 2023 से 20% अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और अक्टूबर 2024 से ऑटोमेटिकली 100% अमाउंट उनके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल ये जो एफआईआर दाखिल हुई थी 95/2025, ये दाखिल हुई 9/7/2025 को 1:56 पे। और पुलिस का कंटेंशन ऐसा था, प्रोसिक्यूशन की ऐसी स्टोरी थी कि चेयरमैन से लेकर तो नवीद अख्तर सगीर अहमद ने इसमें बहुत बड़ा अपहार किया है और एक नहीं तो कई मर्तबा ये लोगों की फसनुक करके शासन की भी फसनुक इसमें की गई है। तो उनके खिलाफ थरो इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के बाद सेक्शन 336(3), सेक्शन 336(4), सेक्शन 318(4), सेक्शन 340, 339, 341, सेक्शन 35 और बाद में सेक्शन 61(2), यानी एक इक्विवेलेंट देखा जाए आईपीसी से 420, 467, 468, 469, 470, 471, 34 और 120 भी बाद में अप्लाई होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में जब ये खुलासा होता है कि इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिकल ऑफेंस भी है, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिकल मिस एप्रोप्रिएशन भी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन के लिए सकौल तपासनी और सकौल चौकशी के लिए मामला जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नासिक को ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी जानिब से कई खुलासे सामने आते हैं। हमने कोर्ट में बहस करते हुए यही बताया कि 3 जुलाई 2025 को जो हाई कोर्ट में रीट पिटीशन का ऑर्डर आया है, जो स्विस स्कूल हो, बड़ी मालेगांव हो, एटीटी स्कूल हो या दिगर स्कूल, जो स्कूल ने
एक एप्लीकेशन दायर किया था रिट पिटीशन के ज़रिए कि कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे कि उन्होंने एक यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर मालेगांव के जाबिर शाह, लतीफ़ शाह के खिलाफ में कहा था कि ये एक थर्ड पर्सन किसी के खिलाफ में एफआईआर दाखिल करने का इख्तियार नहीं रखते, तो इसको हाई कोर्ट ने गलत मानते हुए ये कहा है कि एनीबडी कैन सेट अ लॉ इन मोशन, nobody can be avert and prevent so as to set a law in motion. Even the police official can also press into service any sort of FIR. तो इससे क्लियर कट साबित होता है कि एफआईआर कोई भी दायर कर सकता है। लाजमी नहीं कि एफआईआर दाखिल करने वाला उस स्कूल का टीचर ही हो या उस स्कूल का प्यून हो या फिर क्लर्क हो, कोई भी लॉ मोशन में सेट कर सकता है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में ऐसा कहा कि अगर आप पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 9 देखेंगे, उसमें क्लियर कट ऐसे रिसाइटल दिए हुए हैं कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रधान सचिव के पास में एक लेटर इशू किया जाए, उनका थरो और उनका डिटेल में जो एफिडेविट और वेरिफिकेशन मंगवाया जाए। उनका वेरिफिकेशन आने के बाद में 10/7 को वेरिफिकेशन आता है और 19/7 को फाइनल वेरिफिकेशन जो है वो सादर होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी बातों का खुलासा होता है कि उसमें नवीद अख्तर सगीर अहमद का रोल क्या है और डॉक्टर शफीक अहमद जमील अहमद का रोल क्या है। उसी के साथ साथ ये भी पता चलता है जो सरदार प्राइमरी स्कूल इन कमेंसुरेशन विथ सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, भले ही वो सोसाइटी हो जो सरदार प्राइमरी स्कूल के साथ हो फिर स्विस के साथ हो, इनका नेक्सस तो है। और जब एफिडेविट आता है तो उसमें काफ़ी सारी बातों का खुलासा होता है और यह भी खुलासा होता है कि 19 टीचरों की उसमें अपॉइंटमेंट होती है, जिनके अंदर 2 टीचर जिनका टीईटी टेस्ट अपरिहार्य यानी अनिवार्य था, इंडिस्पेंसिबल था, उनका टीईटी टेस्ट ना होकर बाकी टीचरों का करवाते, वो भी डेट के अंदर टेम्परिंग करके, और डेट उसकी होती 16/6/2014, जिसको टेम्पर करके वो 12/1/2012 करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। कोर्ट ने हमारी बातों को कंसिडर किया। हमने काफ़ी सारे केस लॉ, जजमेंट, रूलिंग, साइटेशंस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश किए और कोर्ट ने हमारी बातों को कंसिडर करते हुए बेल एप्लीकेशन नंबर 667/2025 एंड 668/2025 ये दोनों को रिजेक्ट किया है। और कोर्ट ने रीजनिंग एंड फाइंडिंग में ऐसा दिया है कि मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है, इसके अंदर और भी आरोपी पकड़े जाने की दाट शक्यता है, इसके अंदर अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन अब तक इसमें बाकी है और इसमें कितना बड़ा अपहार हुआ है इसकी शक्यता अभी तक असर्टेन नहीं की जा सकती, तो इसका भी खुलासा होना बाकी है। इसी के बुनियाद पर आज कोर्ट ने शफीक अहमद, जमील अहमद से लेकर उस्मान गनी तक ये लोगों का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन वो रिजेक्ट किया और नवीद अख्तर सगीर अहमद का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। अब बात रही नवीद अख्तर सगीर अहमद की, तो उनके खिलाफ अब तक कम से कम 5 CR पेंडिंग है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 1106/2020, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 95/2025, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 87/2025 और मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन 702/2025। और उसके बाद में जो बड़ी मालेगांव का एफआईआर दाखिल हुआ 181/2025। ये अब तक 5 से 6 एफआईआर उनके खिलाफ में दायर हुई है, जिसमें उनका बड़ी मालेगांव के एतबार से जो बेल एप्लीकेशन दायर किया था उसका बेल एप्लीकेशन नंबर 751/2025 वो 12 अगस्त 2025 को रिजेक्ट हुआ है। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करके उस ऑर्डर के खिलाफ में बेल एप्लीकेशन फाइल किया, दैट इज ABA बेल एप्लीकेशन नंबर 2366 और 2361/2025। उसमें 2 एप्लीकेशन फाइल किए गए, एक नवीद अख्तर का और दूसरा नासिर हुसैन का। ये दोनों ने इंटरिम भी मांगा था, दोनों का इंटरिम कोर्ट ने नामंजूर किया, कोर्ट ने दोनों को भी इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि मामले की नौहियत और मामले की सीरियसनेस कितनी गंभीर है। तो आज बहरहाल कोर्ट ने हमारी बातों को मानते हुए दोनों का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है और अभी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इकोनॉमिक जो विंग है, डिपार्टमेंट है, वो भी उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों का इसमें नाम सामने आया और वो लोग भी आरोपी बने। थैंक यू। आरिफ साहब, इम्तियाज़ फलाई साहब, हफीज़ अंसारी, अलीम सिद्दीकी साहब, फारूक साहब, एहतिसाम अंसारी और मौज़िक शख्सियत। दरअसल मैं पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा पहले से टाइम जो है SP ऑफिस में था, इसलिए मैं लेट आया।
नहीं तो अगर ये एक दिन पहले बोले होते तो उनका टाइम लेट कर देते, क्योंकि मेहमान के साथ आना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल एक अभी बता रहे थे, ये नीतीश कुमार साहब की बात आ रही है, तो ये हमारे एक लीडर हर वक्त तो ये बोलते थे 12 जुलाहा 13 हुक्का फिर भी तुक्कम तुक्का। यानी हम अंसारी बिरादरी के लोग आपस में लड़ के ही नुकसान में हैं, इनके पास ये मिसाल थी। बहरहाल हमारे वहाँ मोमिन कॉन्फ्रेंस से आई, पहले दिन से 2 ग्रुप हो गया। इत्तेहाद की बहुत कोशिश की गई, मगर रवैया की वजह से जो है लोगों को, बहुत सारे लोगों की देखिए नज़रअंदाज आप करोगे, आप उनकी हैसियत नहीं दोगे तो वो तो लोग बोलेंगे भाई। आप जिसकी जो हैसियत है उसको साथ लेके चलना चाहिए, ये अच्छा है। बहरहाल आज़ाद हिंदुस्तान में 65% मुसलमानों में अंसारी बिरादरी है, क्योंकि कहाँ खान पठान जो लोग थे वो पाकिस्तान यहाँ की हुकूमत ने पकड़ कर डाल दी उनको वहाँ कि यहाँ रहो ही मत, क्योंकि हम पसमानदा थे, मजलूम थे, हम किसी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। ऐसा सरकार को लगा कि ये मुसलमान हमसे कोई टक्कर नहीं लेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बुनकरों में और पूरे हिंदुस्तान में कोई शनाख्त तो रखते हैं। खलील डॉक्टर साहब जो है, अंसारी खलील डॉक्टर साहब, ये बहुत एक्टिव रहते थे पहले सियासत वगैरह में। मैं एक दिन बैठा था उनके दवाखाने में, तो उन्होंने ये कहा कि पहले अगर जुलाहा बोल के किसी के घर पहुंच जाए तो बोले उसको जूती के पास खड़े करते थे, बाहर खड़े जूते पर के पास बैठ। ऐसी हमारी हैसियत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम व्यापारी के बाजू में गद्दी पे बैठते हैं। लोग मालेगांव शहर आते हैं और माल मांगते हैं हमसे। हमारा व्यापार एक्सपोर्ट में भी अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है। ये यहाँ के जो अंसारी बिरादरी के लोग थे, आबा जो अजदाद थे, उन्होंने हर वक्त तो देखा कि कौन टैलेंट है। ये खलील अंसारी साहब को लोगों की सपोर्ट करके डॉक्टर बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए हमारा शहर जो है कोई भी नाइंसाफ़ी को नहीं बर्दाश्त करता है, मुंह पर बोल देता है कि यार आप ये गलती कर रहे हैं। इसलिए आरिफ साहब, सच्चाई को आप देखिए, समझिए, कौन मुखलिस है, कौन खुलूस के लिए करता है, उनको आगे करिए। देखो इख्तिलाफ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी था, लोगों का इख्तिलाफ रहेगा, मगर हमारा ये काम है कि हमको काम का आदमी देखकर उसको आगे करना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। बहरहाल वक्त तो ज़्यादा हो गया है, खाना खाने का टाइम है। हमारे इखलाक फजलुर रहमान साहब जो आए हैं, ये बहुत ये कॉन्फ्रेंस मालेगांव के और रिटायर कारपोरेशन के मकसद ये था कि तंजीम को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए तंजीम से, ताकि तंजीम मजबूत हो। इसी सिलसिले में कुछ राय मशवरे की बातें थी और इसी पर गौर खोज किया गया। देखिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस किसी ज़ात या बिरादरी की तंजीम नहीं है, ये पहले हमें समझ लेना चाहिए। मोमिन कॉन्फ्रेंस बुनकर बिरादरी की तहरीक है, उसके फ़रोग़ के लिए, उसकी तरक्की के लिए। और बुनकर इत्तेफाक की बात है कि बुनकर बिरादरी वो मोमिन बिरादरी है। और मोमिन कहा भी इसलिए किया है कि बुनकर जो हैं वो मुस्लिम बुनकर ना कह करके मोमिन बुनकर कहा गया है। और ये पूरी तरह से एक पेशावर तहरीक है मोमिन कॉन्फ्रेंस। उसी के फ़रोग़ के लिए काम होता है, उसी फ़रोग़ के लिए हम काम करते हैं, बात होती है उसी के फ़रोग़ की। हमारे गांव चूँकि मोमिन बिरादरी की बड़ी आबादी है, मोमिन कॉन्फ्रेंस का यूनिट है। मैं कौमी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जब मैं भिवंडी आया था तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अपने लोगों से जाके मिलूँ, बिरादरी के लोगों से मिलूँ, मुलाकात करूँ। अगर उनके कुछ मसाइल है तो हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा करके उसको हल करने की कोशिश करें, यही मकसद था। देखिए, तंजीमों की ज़िंदगी में ऐसे हालात, ऐसे औकात आते रहते हैं। कभी वो बहुत अरूज पे होती है, बहुत सरगर्म होती है, कभी कभी कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं को सुस्त पड़ जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ की यूनिट कभी सुस्त पड़ गई हो, इंशाल्लाह फिर सरगर्म होगी, लोग जुड़ेंगे, लोग मिलेंगे, फिर सरगम भी हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आज 25 अगस्त
मैं इसलिए यहाँ पर बाइट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अभी कुछ रोज़ पहले एक न्यूज़ आई थी चैनल पर, जिसमें मेरा नाम लेकर मुझको जो है सरगना करके उसमें मुखातिब किया गया था, और इसके लिए मुझे सामने आना पड़ा। एक्चुअल में मेरा अभी ये जो 3-4 लोगों का ये चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा नाम ज़बरदस्ती इन चारों स्कूल के लिए जो है इस्तेमाल किया गया और मुझको सरदार करके यहाँ पर सरगना करके जो मुखातिब किया गया, तो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि एक्चुअल में मेरी लड़ाई जो है आज से नहीं है। बोगस और बनावट शिक्षक भर्ती के बारे में मेरी लड़ाई, पहला मेरी तकरार है 16 फरवरी 2020 की, और जब से मैं फॉलोअप ले रहा हूँ और फॉलोअप लेते लेते वो तकरार जो है 27 लोगों की जो है बनी, लेकिन उस 27 में 4 लोगों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम इसमें लिया गया। इसलिए मुझको उसका खुलासा करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ कि एक बड़ा अच्छा मुफक्किर का कौल है कि हकीकत अपने आप को मनवा के रहती है, उसको इज़्ज़त से माना गया तो ठीक, नहीं तो जिल्लत से मानना पड़ेगा। और आज हम यही देख रहे हैं कि जो हकीकत है, मैंने मेरी स्कूल के लिए कि मेरी स्कूल को टुकड़ी नहीं मिल रही है, मैं उसके लिए मेरे टीचरों के लिए मैं कोर्ट गया हूँ, और कुछ लोग जो है पैसा भर के बोगस भर्ती करके आवाम का पैसा लूट के लोगों को धोखा देकर जो है वो काम किए। तो हकीकत जो है कि भाई जो लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, जो भी जो सुएस हाई स्कूल है, मालेगांव हाई स्कूल है, सरदार हाई स्कूल है, ये सब लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। वो सच की लड़ाई थी, और सच की लड़ाई के लिए जो मेरे पास कोई अगर मदद मांगने आया, कोई सलाह लेने आया, मैंने उनको सलाह दी है, ना कि मैंने उनको भड़काया है, ना तो मैंने उनके साथ जो है कोई सौदा किया है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है एक अच्छे काम को लेकर जो है मैं चला था, उसको बदनामी का, उसको जो है ट्विस्ट देकर बदनाम करने की कोशिश करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया, उसका जो है रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी बहुत सारे रिज़ल्ट सामने आएंगे। मेरी जो तकरार थी, जिसको मुफ्ती साहब ने पाटिंबा दिया था, वो आज भी पेंडिंग है, आज भी उसकी इंक्वायरी पेंडिंग है, और वो आज नहीं कल तो निकलेंगे। उसमें 27 स्कूल हैं, जिसमें ये 4 स्कूलों का नाम नहीं है। तो अगर मैं देखा जाए कि मैं अभी खामोश इसलिए हूँ कि भाई मेरा जो है मैटर लेके कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट में मेरा मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैं जो है इसमें आना नहीं चाहता था। लेकिन एक इल्ज़ाम तराशी के बाद मुझको आना पड़ा कि एक बहुत ही अच्छे सीनियर वकील जिन्हें सब चीज़ नॉलेज है, उन्होंने एक ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि लोगों की नज़र में वो बुरा समझा जाता है। तो इसका वेरिफिकेशन देने के लिए मैं ये बाइट दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह जो हकीकत जो है वो आएगी कि भाई जितने भी यहाँ पर बोगस काम हुए हैं, बनावट काम हुए, उसका अंजाम जो है अब बुरे ही होने वाला है, और उसका जो है लोग जो है उसको देखेंगे। और इसमें तमाम लोगों से मेरी अपील है, गांव के लोगों से, कि भाई सच्चाई जो है उसको जाने बगैर कोई भी अपनी सोच ना बनाए। और अगर उसके लिए कोई आपको चाहिए, मशवरा चाहिए, कोई आपके लिए उसको प्रूफ चाहिए, तो मैं जो है हमेशा मेरी ऑफिस में मौजूद रहता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करके वो तमाम चीज़ों का तस्वीर कर सकते हैं। मैं तमाम ही लोगों को जो है फिर से इनवाइट कर अपने बोलना चाहता हूँ कि भाई इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सच्चाई पे चलने वालों का मीडिया का साथ दें, ताकि वो भी जो है अपना काम जो बहुत खूबी से कर रहे हैं, उनमें उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले, और वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। सर, अभी आपने कहा कि इन 4 स्कूलों के साथ अन्याय हुआ है, तो स्कूलों के साथ अन्याय हुआ है या वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ? 4 स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें क्यों आया कि भाई जो ओरिजिनल थे, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्होंने तकरार की। मतलब ये कि भाई आपकी स्कूल का ही आदमी तकरार कर रहा है, इसमें मतलब ये होता है कि भाई आपकी स्कूल में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है या कितनी नाइंसाफ़ी चल रही है। तो अगर बोलने में हो सकता है कि टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग जो है, हो सकता है कि भी अन्याय हुआ है, अन्याय नहीं है, बाकी ये तो हकीकत है। और इसके तमाम पुरावे जितने पक्के हैं, इसीलिए उनको जो है बेल नहीं मिल रही है। सर, आप खुद एक स्कूल चलाते हैं, एक जिम्मेदार है स्कूल के,
और इस तरीके से आप स्कूलों के ही खिलाफ मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। ये स्कूलों के खिलाफ बयानबाजी नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई है। मैं 1990 से स्कूल चला रहे हैं, एक बहुत ही गरीब एरिया में, रमज़ानपुरे में। हमने वहाँ दिन रात काम करके किया है। हमारी टीचर्स जो आज हमारे वहाँ भी 12-15 साल से काम कर रही हैं, उनके हर चीज़ है हमारे पास, कमरा है, टुकड़ी है, अपना बच्चे हैं, हर चीज़ है, लेकिन हमको टुकड़ी नहीं मिल रही है। और हम उसके लिए कोर्ट गए हुए हैं, और टुकड़ी लेने के लिए दूसरी स्कूलों ने उसका जो है गलत इस्तेमाल किया, बोगस कागज़ बनाए, पैसा लेकर लोगों को भरा, और आज उनके जी का जंजाल बन गया कि भाई उनका कसूर नहीं होते हुए भी लालच बुरी बला है। तो लालच में आके जो टीचर उसमें फंसे हैं, अगर वो भी अपने आप को समझते हैं कि भाई हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आज उनके ऊपर भी आके एक्शन होना है, क्योंकि गलत का साथ दिए। आपने 12 से काम नहीं किया, 12 से पेमेंट ले लिए। अगर आप लोग को उसमें से कुछ लगता है कि हम इसमें से कोई हमको राहत मिल सकती है, तो उसके लिए हमारी ऑफिस में जो है आप आते हैं तो हम आपको सही गाइडलाइन देंगे कि भाई आपको इसमें किस तरीके से अपने आप को जो है सज़ा कम हो सकती है। मुफ्ती साहब ने जो लेटर दिया था वो अभी पेंडिंग है, आप बता रहे हो, और 4 स्कूलें जिन पर कार्रवाई हुई है वो उसमें नहीं थी, तो क्या अभी और स्कूलों पर कार्रवाई और FIR होने वाली है? बिल्कुल, वो तो ऐसा है कि पुरावा है। मैंने बार बार, आप लोग अगर जो है आपको याद होगा कि मैंने पेपर में बार बार दिया है कि मैंने जितने भी लोगों की तकरार की है, मीडिया के सामने मैं उसको साबित करूँगा। अगर नहीं साबित कर सका तो मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। अब इससे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता कुछ। और मैं यही बातें गवर्नमेंट पे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में बार बार बोला, तो मेरे आंग पे आए, मुझको मारने के लिए उठे, मुझको दम दाटी दिया गया, लेकिन मैं अपने जो है कदम पीछे लिया नहीं, और मैं सच्चाई पे हूँ, और सच्चाई के लिए मैं लड़ते रहूँगा। और ये लड़ाई जो है मेरी स्कूल के लिए, ना कि मेरी अपनी खुद। जब आपने 27 स्कूलों के खिलाफ आपने कंप्लेंट दी, तो इन 4 स्कूलों को आपने क्यों छोड़ दिया? ये 4 स्कूलें जो है ना, ये इनके सब पर्दे बाद में फार्स हुए। एक्चुअल में ये बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ जो थी धीरे धीरे वो थी, वो 1 2 3 4 5 6। मेरे बाजू की स्कूल में बच्चे नहीं है, कमरे नहीं है, वहाँ 14 डिवीज़न। मेरे स्कूल में बच्चे, कमरे हमको मिल ही नहीं रहा। तो ये लड़ाई शुरू हुई यहाँ से, और जब वो उसकी तय में गया तो पता चला जितने भी शुद्धि पत्रक, जितने भी GR, जितने भी टुकड़ी मान्यता, सब बोगस बनाई गई है, बनावटी है, और वो सिद्ध करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जब इन स्कूलों पर इंक्वायरी शुरू हुई तो शहर में एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा है स्कूल के ताल्लुक से, JAT हाई स्कूल, तो ये चर्चा है कि इस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, JAT हाई स्कूल का जो मैटर है, इसमें पीछे अभी एक इंक्वायरी हुई थी, ऊना से लोग आए थे, इंक्वायरी किए थे। वो रिपोर्ट जो है अभी हाई कोर्ट में जमा हुई है, और उसमें भी JAT के ताल्लुक से कुछ कमियां हैं, उसमें मेंशन है, और वो अब कोर्ट में मैटर गया है, और अभी SIT बन गई है, और SIT में हर वो छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी स्कूलें जो कि छूट गई हैं, वो बहरहाल उनको आना है। क्यों कि रिकॉर्ड जो है वो कभी भी जो है ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, बनाया गया तो बनाया गया है। हमारे दरमियान जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए, हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी दावत पर मालेगांव शहर लाकर हमको इज़्ज़त बख्शी। हम लोग तकरीबन 3 साल से हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का है हुआ है। पहले ये बहुत एक्टिव रहा करती थी हमारे बुज़ुर्गों के टाइम में, बीच में खुला रहा, काफ़ी वक्त ऐसा रहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम लोग भूल गए। अल्लाह के फजल से दोबारा मालेगांव में उसका काम शुरू हुआ, मगर इसे हम हमारी तंग नज़री ही कह लें कि हम लोगों ने उस तरह से कोशिश नहीं की शहर में मोमिन कॉन्फ्रेंस से हमारी बिरादरी के लोगों को जोड़ने के लिए, जिस तरह लोग ख्वाहिश रखते थे जुटने की। हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले मेंबर साजी के लिए फार्म छपवाया, मगर वो बदनसीबी से हमारी ना इत्तेफाकी समझे या हमारी तंग नज़री समझे, वो आज भी पड़ा धूल झाड़ रहा है, हम कोई मेंबर नहीं बना सके। और बदनसीबी है कि हम लोगों ने जो मतलब आज मालेगांव में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के
मरकज़ी मेंबर्स जो है वो 550 की तादाद में है। हम लोग भी आज तक इकट्ठा नहीं हो सके कि हम लोग इकट्ठा होकर कुछ काम कर दे, शहर में लोगों को दिखाते कि यार यहाँ पर मोमिन बरादरी का एक प्लेटफार्म वापस एक्टिव हो चुका है और हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये दौर आज मालेगांव शहर में ऐसा है कि हर आदमी जानता है यहाँ बिरादरी वाक़ अभी उरूज पर है। अगर कोई बिखरा हुआ है तो सिर्फ अंसारी बिखरे हुए हैं, जिनको जोड़ने की शदीद ज़रूरत थी, मगर उनके अंदर हम लोगों ने बेपनाह कोताहियाँ की। बिल्कुल हमने कोशिश नहीं की लोगों को जोड़ने की। लोग मुंतज़िर थे कि हम उन तक जाकर उन लोगों को दावत देंगे और उनको मेंबर बनाएंगे, मगर ये कोताही हम और हमारे कुछ साथियों की रही, जो हम लोगों ने खुले दिल से मतलब शहर में इसके ऊपर काम नहीं किया। और फिर भी उसके बाद जो जद्दोजहद हमने की, कोशिश की, दौड़ भाग की, जनाब एजाज़ बेग साहब जो सदर कांग्रेस है मालेगांव के, उनके सामने हम लोगों ने बात रखी कि यार यहाँ पर एक काम था जो किसी ज़माने में मोहतरम हाजी शब्बीर अहमद सेठ साहब जो अंसारी बिरादरी से हुआ करते थे, उन्होंने मालेगांव शहर के मशहूर यानी कुदवाई रोड, सबसे अहम रोड पर बुनकर बाज़ार की एक इमारत का संग बुनियाद रखा था। बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ी इमारत की तामीर उनका ख्वाब था, जो आज भी अधूरी है। उसे देखकर हमें शर्म आती है कि उसके बाद से आज तक कोई भी ऐसा लीडर मालेगांव में वो जज्बा लेकर पैदा नहीं हुआ, इक़्तिदार में आया, जो उस अधूरी तामीर को मुकम्मल करके बुनकरों की एक असासा था उसको मुकम्मल करके उनको सौंपता। आज भी वो तामीर अधूरी पड़ी हुई है, मगर हम लोगों के मुतालबे पर कुछ उनकी ख्वाहिश थी वो एजाज़ बेग साहब की कि मैं बुनकरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने हमारा बहुत ताउन किया। हम लोग बाकायदा साथ में गए, कमिश्नर साहब से बातचीत की, उन्होंने वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए हमको जगह दी और अल्लाह के फज़ल से काफ़ी बड़ी जगह का हमने इंतखाब किया। मगर जहाँ पर ना इत्तेफाकिया हो या ज़ाती मफाद परस्ती हो, तो वहाँ पर हमेशा कौम और मिलत का ही नुकसान होता है। कुछ फ़र्द अपने मफाद के लिए कौम के मफाद को कुर्बान कर देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मोमिन कॉन्फ्रेंस की जिस जगह का हमने इंतखाब किया था वो जगह बदली कर दी गई और वो इतनी वसी जगह पर हम लोगों ने उसका वो मामला किया था, कमिश्नर से परमिशन ली थी, उसको बदल कर छोटी सी जगह पर उसकी तामीर की जा रही है। मगर अल्लाह के फजल से उसकी तामीर शुरू है, काम चालू है और उसके लिए भी मोहतरम एजाज़ बेग साहब ने ही हमारी मदद की और वज़ीर तालीम दादा भुसे साहब से 1 करोड़ रुपये का फ़ंड दिलवाया। वहाँ जाकर हमने उनको मोमिन बिरादरी, अंसारी बिरादरी के ताल्लुक़ से, मोमिन कॉन्फ्रेंस की निस्बत से हमने उनको सब बातें बताई। हमने उनको बताया कि आज़ादी के वक्त मोमिन कॉन्फ्रेंस का क्या रूल था। हिंदुस्तान की वाहिद बिरादरी ऐसी थी अंसारी बिरादरी, मोमिन कॉन्फ्रेंस, जिसने दिल्ली में उस वक्त का सबसे बड़ा मुजाहरा 50,000 लोगों का मुजाहरा किया पाकिस्तान की मुखालफत की। वो अंसारी ही थे जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी खुलेआम कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। वो सबब है उसका कि मोमिन कॉन्फ्रेंस को हमेशा एक मुकाम रहा, जिसकी वजह से हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के सुदूर को, उनके ज़िम्मेदारान को कभी राज्यसभा में लिया, कभी मिनिस्ट्री दी, उनको हमेशा इज़्ज़त दी।